नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया लाइव टीवी का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल। और चाणक्य स्पेशल में आज सबसे पहले बीते 24 घंटे में जिन मासूमों ने अपना जीवन खोया है, आज चाणक्य परिवार बहुत ही भारी और गंभीर मन से उन सभी मासूमों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। कल राजकोट में लगभग 12 मासूमों ने गेम जोन में आग की चपेट में आने की वजह से अपने जीवन लीला को खो दिया। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर के रिफिलिंग के दौरान हुए ब्लास्ट में लगभग 7 मासूम बच्चों ने अपने जीवन को समाप्त कर खो दिया। उन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं देखा था, अभी उनकी आंखें खुली ही थी कि जीवन लीला समाप्त हो गई। देश के जिम्मेदार राजनेता इस तरह के बयान तो दे देते हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस देश में घटना घट जाती है, समय बीत जाता है, वो घटना एक घटना बनकर रह जाती है, लेकिन देश कभी इन चीज़ों से सबक नहीं लेता है। फिलहाल एक बार फिर चाणक्य परिवार की तरफ से उन सभी मासूम बच्चों को सत सत नमन। चलते हैं चाणक्य स्पेशल के खास शो में। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के उन बयानों को लेकर, विपक्ष के आरोपों को लेकर, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूर्वांचल में इस 45 डिग्री के तापमान में राजनीतिक तापमान को बढ़ाया है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। जिस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इसमें पूर्वांचल से राजेश वर्मा जी, प्रतापगढ़ से RK पांडे जी, और मध्य प्रदेश से हमारे नेशनल पॉलिटिकल हेड शैलेंद्र सक्सेना जी भी जुड़ चुके हैं। दमोह से सुरेंद्र कुमार पटेल जी जुड़ चुके हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। धन्यवाद सर। सबसे पहले सीधे चलता हूं मैं मऊ, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने घोसी लोकसभा सीट पर पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की। उससे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने मिर्ज़ापुर में कहा कि मैं कप और प्लेट धोकर ही बड़ा हुआ हूं। साथ ही घोसी में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पे भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ये कहा कि सपा की सरकार ने पूर्वांचल के लोगों की ज़मीन और जीवन छीनने का काम किया था। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों को रोज़गार देने के लिए सोलर पैनल अपने घर पर लगाने के लिए प्रधानमंत्री योजना में अप्लाई करने के लिए भी कहा। इस तरह के बयानों के बाद आपको क्या लगता है वर्मा जी, राजेश वर्मा जी, आप तो जनसभा में मौजूद थे, क्या हालात थे, किस तरह का नज़ारा आपको वहाँ देखने को मिला? जी नमस्कार सभी चाणक्य व्यूअर्स को। मैं राजेश वर्मा मऊ से। इस समय मैं स्पॉट स्थल से थोड़ी दूर पे हूँ। महोदय, आज 12:50 पर उनकी लैंडिंग थी, लेकिन 20 मिनट की देरी से उनका हेलीकॉप्टर उतरा और 20 मिनट की देरी से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंच स्थल पर आए और उन्होंने अपने मंच के माध्यम से ये विपक्ष पे सीधा निशाना साधा कि जो विगत सरकारें रही हैं, मतदाताओं के साथ और पूर्वांचल के लोगों के साथ काफी छलने का प्रयास किया है और हर तरह से पिछड़ेपन का कारण पिछली सरकारें रही हैं। इस पर उन्होंने विस्तृत बात की और आगे और भविष्य की योजनाओं के भी बारे में बात किया था। और एक चीज अनोखी मुझे देखने को मिली जी। अनोखी ये चीज थी कि इतनी कड़ी धूप सुबह से थी, पारा काफी ऊपर था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड किया उस समय इतनी छाया हो गई, यानी बादल आ गए। और उसके बाद सारे लोग, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 4.5 लाख से ऊपर लोग थे वहां पे उस जनसभा स्थल पे। ढीले रखने की जगह नहीं थी, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से जाम हो गई थी। सड़क के किनारे रतनपुरा के पास एक मेउड़ी ग्राम सभा है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इस रतनपुरा छोटे से परिक्षेत्र में तीसरे प्रधानमंत्री ये रहे जो इस सभा स्थल पे आए। सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रतनपुरा में आगमन हुआ था, जिसके नाम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब रतनपुरा पे आए तो उनके नाम पर नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना हुई। दूसरे प्रधानमंत्री रतनपुरा में आने वाले थे चंद्रशेखर जी, और इस छोटे से परिक्षेत्र में आने वाले तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधने का प्रयास किए। मैं आपको एक नई सूचना दे दूं कि अनुप्रिया पटेल जो मिर्जापुर
से लड़ रही हैं, उनकी चुनावी सभा को करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोसी लोकसभा बलिया और सलेमपुर को साधने का प्रयास किए और उसमें वो काफी सफल भी रहे। मैंने कई लोगों से बात किया, ये तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनका एक कार्यक्रम काफी सफल रहा। जहां तक मेरा ख्याल है नहीं, सफलता पे तो सफलता पे वर्मा जी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है वर्मा जी कि देश के आज़ादी के बाद ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रतनपुरा में पैर रखा। जी हाँ, चंद्रशेखर जी का ये कार्यक्षेत्र रहा है, उनकी पृष्ठभूमि रही है, उस जमीन को भी उन्होंने एक तरह से नियंत्रण करने का प्रयास किया। पूर्वांचल मैं यहाँ पर आपके बिंदु से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र कल्पनाथ राय का रहा है। क्योंकि रतनपुरा पहले बलिया जिला में हुआ करता था और जब मऊ जिले का सृजन हुआ, जिसके सृजनकर्ता कल्पनाथ राय जी थे, तो उस समय घोसी लोकसभा हुआ करती थी और घोसी लोकसभा क्षेत्र कम्युनिस्टों का गढ़ रहा करता था और यहाँ से कोई भी सीट निकलती थी तो कम्युनिस्ट के खाते में जाती थी। उसके बाद समय आया कल्पनाथ राय का, जो पहले ऊर्जा राज्य मंत्री हुआ करते थे, तो वहां के और मऊ जिले का सृजन कल्पनाथ राय ने ही कराया था। और ये दुर्भाग्य कहे कल मऊ का या घोसी लोकसभा का कि उन्होंने इसको ये स्वप्न देखा था कि इसको पंजाब और हरियाणा बनाएंगे और गली गली में एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि कोई भी युवा वर्ग नौकरी के लिए या रोजगार के लिए कहीं दूसरे परिक्षेत्र में नहीं जाएगा। लेकिन इस लोकसभा का ये दुर्भाग्य रहा है कि असमय ही कल्पनाथ राय मऊ को जिला बनाने के पश्चात बड़ी लाइन और बिजली की सारी व्यवस्थाएं करने के बाद अकस्मात वो यहाँ से चले गए, अर्थात उनका देहावसान हो गया और उनकी बनाई हुई चीजों की रंगाई और पुताई तो दूर, उसके रख रखाव के बारे में भी आज तक कोई भी प्रतिनिधि कोई कार्य नहीं कर सका। वर्मा जी, और जितनी मेरी जानकारी है कि कल्पनाथ राय जी ने जो बड़ी लाइन का उद्घाटन किया था, जो शिलान्यास किया था, उसके बाद से उसी बड़ी लाइन को लेकर पूर्वांचल गाजीपुर से लेकर मऊ तक कितने माफिया पैदा हो गए, कितने ठेकेदार पैदा हो गए। जी हाँ, पूर्वांचल में एक तरह से कहा जाए जो माफियाओं का पैदा हुआ था, वो बड़ी लाइन को लेकर ठेकेदारी, रेलवे की ठेकेदारी और अन्य ठेकेदारियों को ही लेके हुआ था। मैं इससे सहमत हूँ आपकी इस बात से, लेकिन यही तो कहा जा रहा है ना कि ये ठेकेदारी प्रारंभ हुई, लेकिन कल्पनाथ राय के जाने के बाद सारी व्यवस्थाएं चालू हुई और चंद्रशेखर का मऊ में और घोसी लोकसभा में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहा है। आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपराध और अपराधियों की चर्चा की और जो उन्होंने जो ये कहा कि पूर्वांचल को सपा ने पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के कब्जे में कर दिया, आपकी जमीन और आपके जीवन को किसी भी वक्त ख़त्म किया जा सकता है अगर उनकी सत्ता, उनकी सरकार आती है, ये जो शब्द प्रधानमंत्री ने कहे, इसका प्रभाव, इसका असर क्या पूर्वांचल के वोटरों पे पड़ेगा? पूरी तरह से पढ़ना ही पढ़ना है और ये सच्चाई भी है और उन्होंने अपनी सच्ची बात बताई है और इसका असर पूर्वांचल के मतदाताओं में और पूर्वांचल की जनता में सीधा असर डाला हुआ है। ये कड़वी सच्चाई है और यहाँ पर सपा और माफियाओं ने मिल करके पूर्वांचल को नेस्तानाबूद करने का प्रयास किया है और कर भी रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की आज की जो जनसभा थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पूर्वांचल एनडीए के लिए, यानी कि बीजेपी और घटक दलों के लिए एक बड़ी नाक की बात है, प्रधानमंत्री उस नाक को बचा पाने में सफल दिखे आपको? जहाँ तक मेरा ख्याल है 80% तक वो सफल दिख रहे हैं और लोगों में उत्साह सा भर गया था। मैं एक अग्रिम महिला से मैंने बात किया था जो खेतों में काम करने वाली थी, उसने साफा बांध करके अपना प्रदर्शन किया था, मैंने उससे भी बात किया था और उसने प्रधानमंत्री की बातों पर इतना असर डाला था, मैं आपको बयां नहीं कर सकता, उस शब्दों को नहीं कह सकता था। चलिए, मैं अपने और साथियों की तरफ बढ़ता हूँ वर्मा जी, आप लौटूंगा फिर और जानकारी आपसे लूंगा, अन्य साथियों से भी मैं इस बात पर राय ले लूँ। चलता हूँ प्रतापगढ़। पांडे जी, पूर्वांचल, अवध, ये सब एक तरह से कहा जाए किसी समय माफिया राज में था, अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। कल आपके यहाँ मतदान संपन्न हुआ है, अब क्या लगता है आपको, क्या आपको लगता है कि एनडीए अपनी बाजी मारने में सफल होगा? पांडे जी जी नमस्कार, चाणक्य दर्शकों, सबसे पहले मैं आ रहा पांडे प्रतापगढ़ से। सर, जैसा कि कल मतदान संपन्न हो चुका है, ये छठे फेज का इलेक्शन जो है प्रतापगढ़ में, तो इससे कहीं न कहीं
नहीं सर, निश्चित रूप से एनडीए सफल होगा। और लोगों में ये कयास लगाया जा रहा है, लोग ये कहते सुने भी गए हैं कि जो मतलब दिल की अंदर से जो आत्मा की आवाज है, उसकी पुकार है, वो मोदी के प्रति काफी जो है जिज्ञास दिख रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार के लोकसभा चुनाव में पांडे जी एक नई परंपरा जो मोदी ने डाली है, शायद सभी पत्रकार साथियों ने उस पर बिंदु पे निगाह डाला है, या समझ पाए या नहीं समझ पाए, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, मुझे एक चीज़ देखने को मिली है। मैं अपने सभी साथियों से इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूँ। पहले चरण के मतदान से लेकर छठे चरण के मतदान तक और शायद अंतिम चरण के मतदान तक भी ये परंपरा बरकरार रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चरण से लेकर अभी तक जितनी जनसभाएं की, उस जनसभा में जो भी उन्होंने भाषण दिया, जो भी शब्द वो विपक्ष के मुंह में डालना चाहते थे, उसमें वो सफल रहे। क्या कहना चाहेंगे पांडे जी इस बात पे? निश्चित रूप से सफल रहे, और उन्होंने आम किसान से लेकर के, गरीब से लेकर के, मध्यम वर्गीय से लेकर के हर वर्ग के लोगों के नब्ज को टटोलते हुए उन्होंने जो है सबकी दुखी दर पे जो है हाथ रखा। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम निचले तबके से लेकर के मिडिल क्लास तक के लोगों के उसको मरहम लगाया, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो लोग जो है निश्चित रूप से मोदी को जो है अपना एकदम गॉड फादर समझ रहे हैं। निश्चित रूप से उनका झुकाव जो है लगातार विपक्ष जो एक चीज कह रहा था पांडे जी कि इस बार मोदी के अब कोई प्रभाव नहीं है, असर नहीं है। कल के मतदान में क्या ऐसा कुछ देखने को मिला क्या आपको? ऐसा कहीं कुछ नहीं देखने को मिला। पूरी तरह से प्रभाव नरेंद्र मोदी का है और नरेंद्र मोदी का रहेगा। और जब तक मोदी जी इस धरती पे है तब तक उनका प्रभाव रहेगा। उनके कद का और उनके सामने का कोई नेता भारत देश में मेरे दिखाई नहीं देता। जी चलिए, मैं चलता हूँ पटेल जी के पास, दमोह। पटेल जी, मध्य प्रदेश में तो मतदान समाप्त हो चुका है, पूरी राजनीति, पूरे चुनाव को आपने देखा है। आपने क्या इस बात को नोटिस किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे नारा दिया 400 के पार, विपक्ष 400 के पार पे ही जूझने लग गई, बयानबाजियां शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने जैसे ही नारा दिया अपराध और अपराधियों को लेकर, विपक्ष उस पर हमलावर हो गया। प्रधानमंत्री ने जैसे ही नारा दिया आतंकवाद और देशद्रोहियों को लेकर, विपक्ष ने पाकिस्तान की धमकी तक दे डाली कि पाकिस्तान से हमें झुक कर चलना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। तो क्या इस बार पटेल जी आपको ये देखने को मिला कि इस तरह से कि प्रधानमंत्री ने जो भी शब्द कहे, जो वो चाहते थे, विपक्ष उसी इशारे पे नाचता नजर आया? क्या कहना चाहेंगे पटेल जी? जी नमस्कार मिश्रा जी, मैं दमोह से सुरेश पटेल, चाणक्य परिवार को सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि दमोह लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है। दमोह नाम जो हमारे यहाँ का राजा नल से उनकी पत्नी दमयंती के नाम से दमोह नाम पड़ा है। तो ऐसा दमोह एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा रहा कि 34 वर्ष बाद किसी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, जिनका दौरा विधानसभा में भी हुआ है दमोह में, और पुनः इसके बाद लोकसभा में भी इनका दौरा हुआ है। ऐसा 34 वर्ष बाद एक दमोह के लिए एक ख्याति है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का साल में 2 बार दौरा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी की छवि एक तो देश राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो विरोधियों को एक डर सता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के दौरा के साथ उनको विरोधियों का एक तो बिल्कुल समाप्त हो गया, उनका वोट बैलेंस खत्म हो गया, क्योंकि देश विरोधी राजनीति करते हैं। तो उनको एक डर सता रहा था कि मोदी जी के दौरा के साथ यहाँ की 8 विधानसभा सीट में ही पूरा दबदबा मोदी जी के आने के बाद होगा। वही डर उनको लोकसभा में भी सताने लगा कि यदि लोकसभा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है तो उनको यहाँ से सुपड़ा साफ होने का तय है। इसी डर की वजह से आज उनको ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, एक पाकिस्तान का नारा, ये सब उनको उठाना महसूस हुआ। ऐसा था नरेंद्र मोदी जी की छवि के आधार पर ही हमारी दमोह लोकसभा सीट निकलने के लिए और एकदम निष्पक्ष रूप से निकलने के लिए आतुर है, क्योंकि दमोह लोकसभा सीट एक जातीय समीकरण के आधार पर यहाँ पर बरहमी चुनाव होते रहे हैं। तो जातीय समीकरण बहुलता के आधार पर ही हमारी पटेल जी मैं आपसे बात सिर्फ दमोह की नहीं कर रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश को आप इतने वर्षों से जानते हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ दमोह की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को बल मिला, वो बल इस लोकसभा चुनाव में मतलब शिवराज सिंह चौहान को पद से हटाने के बाद मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना
बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। जी जी, मोहन यादव को भी जो मुख्यमंत्री बनाया है एक लोकसभा चुनाव में, इनको भी 100% ये सत्य साबित होने वाला है कि लोकसभा में बहुमत बीजेपी को मिलने वाला है मध्य प्रदेश में। जी चलिए मैं चलता हूँ शैलेंद्र सक्सेना जी के पास। शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद आप हमसे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन वंदन। शैलेंद्र जी, हम बात करें पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो मुझे एक बात देखने को मिली कि विपक्ष के पास अपनी कोई धुरी नहीं थी, अपना कोई विचार नहीं था। बीजेपी यानी एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मुंह से जो शब्द निकले उसी को लेकर विपक्ष लपक पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि इसका विपक्ष को लाभ होगा और एनडीए को नुकसान होगा, या एनडीए को लाभ होगा और विपक्ष को नुकसान होगा? विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, विपक्ष तो अपना राग अलापता है। विपक्ष को जहाँ मुद्दे उठाना चाहिए मुद्दे ही नहीं उठाता। आपने मुझे पॉलिटिकल एडिटर का जो दायित्व दिया है उस दायित्व को निभाने की पूरी तरह से ईमानदारी से कोशिश करने का मेरा प्रयास रहता है। और मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना तथा विकास की कई योजनाओं को लाकर पहले से ही विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। दूसरी बात, जब से हमारे देश में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बना है तब से हमारे देश में हिंदू भाइयों में जागृति आई है। हिंदू अब जाग गया है। तुष्टीकरण की नीति का विरोध शुरू हुआ है। और ये जो विपक्षी आरोप लगाते हैं ना, आरक्षण मोदी जी खत्म करना चाहते हैं, भाजपा खत्म करना चाहती है। दरअसल मोदी जी या भाजपा आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन वे बहुत गहराई से इस बारे में चिंतन कर रहे हैं कि आरक्षण का प्रकार, आरक्षण का रूप भविष्य में ऐसा हो ताकि सभी समाज के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सके तथा सभी समाजों का विकास हो सके। सर सक्सेना जी अभी आपने हिंदुओं की बात की, हिंदू जागने की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी को नॉमिनेट किया गया एज ए प्रधानमंत्री, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय जितना हम लोग जानते हैं, हम लोग जितना उनसे परिचित हैं, उनकी एक जो रणनीति रही कि पूरे देश को ही अपनी लाइन पर खींच के लाना। उस रणनीति में वो इस चुनाव में कितना सफल हुए? मेरा सीधा सीधा सवाल है आपसे। पूरी तरह सफल हुए हैं। और हिंदू क्यों ना जागे? तुष्टीकरण की नीति आखिर कब तक चलेगी? बात मोदी जी की नहीं है। हम हमारे देश में है, हिंदुत्व अल्पसंख्यक है। हिंदुत्व अल्पसंख्यक होने के बाद भी यदि दबकर रहना पड़े, शोषित होकर रहना पड़े, पीड़ित होकर रहना पड़े, कई ऐसे स्थानों पर हमको ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़े जहाँ पर हम अपने ही समाज की ढंग से रक्षा न कर पाए, हम अपने ही हिंदू समाज में पाकिस्तानी समर्थक नारों को सुने अथवा दूसरे ऐसे लोगों के नारों को हमें सुनना पड़े जिससे हमारे हिंदू भाइयों का मनोबल टूटता हो, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारा जीना बेकार है। इसलिए हिंदुओं का जागना तो बहुत जरूरी है। चलिए मैं फिर लौटूंगा सक्सेना जी अभी आपके पास। लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 4 जून के बाद भी वही प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे देश को जनसंख्या नीति पर एक ऐसा कानून लाने की जरूरत है ताकि हमारे देश में ये जो जनसंख्या का जो विसंगतिकरण हो रहा है उस पर भी रोक लग सके तथा हिंदू जागृत हो तथा हमारा देश आने वाले समय में हिंदुत्व की पहचान बने। सक्सेना जी मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं चल रहा हूँ फिर राजेश वर्मा जी के पास। वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुबह प्रधानमंत्री ने मिर्ज़ापुर में ये कहा कि मेरा बचपन, मेरा जीवन शुरुआत ही बर्तन और चाय की केतली धोते हुए हुआ है। घोसी लोकसभा में आकर प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की चर्चा की। रोजगार को लेकर परसों जो आपने सवाल खड़ा किया था उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा कि प्रधानमंत्री योजना के सोलर पैनल का आप इस्तेमाल करें, 75,000 रुपये केंद्र सरकार आपको सब्सिडी देगी। उसमें प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मैं
प्रयास मेरा यही रहता है कि मेरे साथ जो जीवन जुड़ा हुआ है, यानी कि जो मेरा देश जुड़ा हुआ है, मैं उसके लिए जी सकूं। इन बातों का कितना असर प्रधानमंत्री की जनसभा के पहले जो सवाल थे, क्या अब पूर्वांचल की जनता को उन सवालों का जवाब मिल चुका है? ये बहुत एक तरह से माना जाए कि ये जवाब ही है और लगभग मिल ही चुका है। इस गुण पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक पुराने कांग्रेसी से भी मिला था, आज की जनसभा स्थल से भी, और उन्होंने इन सारी चीजों को लेते हुए उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था। तो ये सफलता का ही एक कारक रहा है कि एक कांग्रेसी और बहुत पुराने कांग्रेसी होते हुए इनकी नीतियों पर और इनकी रणनीतियों पर, इनकी कार्यनीतियों पर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन करके और भाजपा को सपोर्ट करने का प्रयास किया था, और मैंने उनसे बात भी किया था। तो सफलता का तो ये कारक है जो उन्होंने कहा, और इससे प्रभावित जनता भी है, और स्पष्ट सीधा संकेत 1 जून को दिया मिलने वाला होगा। तो अभी तो ये बातें हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि हाँ कितना असर जाएगा, लेकिन स्पष्टता और सफलता का श्रेय तो जाता ही जाता है। ये तो असर दिख ही रहा है, ये असर पूरी तरह से दिख रहा है कि हाँ, मतलब कल तक जो आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में बीजेपी को नुकसान होगा, आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी को अब फायदा होगा। नहीं, कल तक मैं उन क्षेत्रों का दौरा किया था, लेकिन आज मैं बता दूं, बलिया के लोग भी आए हुए थे, गाजीपुर के लोग आए हुए थे, सलेमपुर के भी लोग आए हुए थे, और सारे लोगों से मैंने बात किया था, और उनसे ये प्रतिफल, ये मेरा रिजल्ट मिला हुआ है, ये परिणाम हमें प्राप्त हुआ है कि सफलता का कुछ द्योतक तो है, कुछ कारक तो है। और यहाँ वो सफलता का मैं आपको 80% बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी अपने माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से यहाँ के लोगों को यह अवगत कराया है और एक विश्वास दिलाने का प्रयास किया है, और वो यहाँ पर 80% अपनी बात को कहने में, जनता तक पहुँचाने में, और उनकी राय को जानने में और लेने में 80% तक सफल रहे। और लोगों के मुंह में अपने शब्द डालने में भी सफल रहे वो। एकदम, ये भी कड़ी सच्चाई है कि जो वो शब्द डाले वही शब्द उनको मिल भी रहे हैं। विपक्ष के भी मुंह में उन्होंने जो शब्द डाले पहले चरण के मतदान से लेकर अभी तक, वो सब विपक्ष उसी के पीछे नाचता रहा। अभी मैंने कल ही एक प्राइवेट चैनल पे उनका एक इंटरव्यू देखा व्यक्तिगत तौर पर। उस इंटरव्यू में जो उनके चेहरे पे हंसी थी, वो हंसी एक शातिर खिलाड़ी की थी, और उन्होंने एक शब्द कहा कि मैंने तो बस 400 पार का नारा ऐसे ही दिया था, और जब मैंने दिया तो विपक्ष उसी की राह पे चल पड़ा कि 400 पार नहीं आ रहे, 400 पार नहीं आ रहे, 400 पार नहीं आ रहे। तो मेरा जो काम था वो तो विपक्ष ने कर दिया। जितनी बार भी मैंने कुछ किसी बात को बोला, विपक्ष उसी के पीछे भाग लिया। तो कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ कि विपक्ष मेरे इशारे पे नाचता नजर आया। तो इस कहने का मतलब ये तो सच्चाई है, और सही बात तो ये है कि विपक्ष के पास वास्तव में अभी कोई सालिक मुद्दा तो दिख ही नहीं रहा है, और जो भी मुद्दा बन रहा है इनके मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी इनका विरोध, बस और कुछ नहीं विपक्ष के पास। काश यदि उनके पास मुद्दा रहता और जनमानस में अपनी कुछ पैठ रहती, कुछ जनमानस को समझाने और बताने के लिए कोई बात रहती और मुद्दे पे चलने की कोई बात रहती, तब तो सफल रहते। तो सफलता के मोदी का कारक यही है कि विपक्ष के पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, सिर्फ वर्गलागिरी करने के अलावा। विपक्ष के एक नेता ने प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष किया था और ये कहा था कि 56 इंच का सीना कहाँ है। अब क्या लगता है कि 56 इंच का सीना सामने बरकरार है? पूर्वांचल के उस अपराध के गढ़ में खड़े होकर इतनी बड़ी बातें करना। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, 56 इंच के सीने का मतलब क्या होता है? 56 इंच का सीना यदि नहीं रहता तो मुख्तार अंसारी जेल में जाकर आंसू नहीं बहा रहा होता, अतीक अहमद समाप्त नहीं हो गया होता, और अपराध मुक्त पूर्वांचल नहीं हुआ होता। तो 56 का इंच का सीना, उस कहने वाले को ये समझना चाहिए कि वास्तव में 36 इंच का सीना होता क्या है। 36 इंच के सीने का मतलब क्या होता है? 36 इंच के सीने का मतलब वो बहादुरी और बाहुबल होता है जो समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करे। चलिए मैं चलता हूँ प्रतापगढ़ पांडे जी के पास। पांडे जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपराध और अपराधियों को लेकर एक संदेश दिया, पूर्वांचल की ज़मीन से मऊ में उन्होंने ये बात कही कि मेरे यहाँ अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा पूर्वांचल ही नहीं सब जगह से अपराधियों का सफाया किया है। आपको क्या लगता है उसका असर प्रतापगढ़ में भी दिखना शुरू हो जाएगा? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है पांडे जी। सर आवाज आ रही है?
जी, मेरे कहने का मतलब ये है, भाजपा सरकार जो उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही है वो सीधे कांग्रेस की रणनीति के तहत ही चल रही है। और पूर्वांचल हो चाहे बुंदेलखंड हो और चाहे ये हमारा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, चारों तरफ से पूरे आल यूपी में जो है अपराध का सफाया हो चुका है। अपराध माफियाओं बाहुबलियों की कमर हो चुकी है और बहुत सारे अपराधी जो है ऊपर भेजे जा चुके हैं। इसी के बलबूते पर आम जनता को बड़ी राहत महसूस हो रही है। इसके लोगों को निश्चित रूप से योगी और मोदी योगी का नारा लगाते हुए इनके उस पर रणनीति पे आम जनता भी जो है हाँ में हाँ मिलाते देखी जा रही है यहाँ। और दूसरी तौर पर बता दूं कि जो विपक्ष है, विपक्ष एक इंडी गठबंधन जो बनाया है, जो तमाम लोग मिल करके एक इंडियन गठबंधन बना है, इनके पास अपना न कोई मुद्दा है, न कोई रणनीति है, न इनके पास कोई अपना विजन है। ये सिर्फ जो है इनका सिर्फ विपक्ष का एक विजन है कि नरेंद्र मोदी को किस तरह से रोका जा सके, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। चलिए मैं आप इस विषय पर पांडे जी आपसे और चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं चलता हूं अपने सहयोगी शैलेंद्र सक्सेना जी के पास। शैलेंद्र जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी सर। शैलेंद्र जी, मैं एक सवाल है मेरा आपसे जो काफ़ी समय से मेरे जहन में है। देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एक पत्रकार के सवाल पर ये जवाब दिया, क्योंकि विपक्ष हमेशा ये कहता था कि हमें पाकिस्तान से झुक कर चलना चाहिए, उसके पास परमाणु बम है। तो प्रधानमंत्री ने जिस लहजे में, जिस अंदाज में जवाब दिया कि अरे भाई मैं तो बिना सुरक्षा के, बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान चला गया, उनकी ज़मीन पे गया और वहाँ पर पत्रकारों ने ये कहा है तो भाई ये तो बिना वीज़ा के, बिना उसके यहाँ आ गए, बिना सुरक्षा के आ गए। अरे भाई क्यों ना जाऊँ, वो देश भी तो आखिर मेरा ही था। तो ये जो अंदाज देखने को मिला इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, इसका असर पूरे चुनाव में कितना देखने को मिला है? प्रधानमंत्री जी ने जो भी वक्तव्य दिया वह तो बहादुरी से भरा हुआ था ही। आपको याद होगा पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के जो नेता हैं, जिनका पूरे क्षेत्र में मान सम्मान है, वे खुद भारत की हिम्मत की दाद देते हैं, वे खुद भारत के विकास की दाद देते हैं। और रही बात एटम बम होने की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, युद्ध कभी भी एटम बम से नहीं जीते जाते, युद्ध हमेशा हौसले से जीते जाते हैं। 1971 में भी हमने युद्ध जीता था, 65-66 में भी युद्ध जीता था, कारगिल में भी हमने विजय पाई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे आकलन के पश्चात ही इतनी महत्वपूर्ण बात कही है। और जब हौसला है, उनके अंदर बहादुरी का जज्बा है, तो पाकिस्तान तो क्या कोई भी देश आज हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सक्षम है। शैलेंद्र जी, मेरा अंतिम सवाल आप सभी साथियों से है। अब आप चारों साथियों से मेरा अंतिम सवाल है, इसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे क्योंकि समय सीमा सीमित हो चुकी है। इस बार राम मंदिर का मुद्दा कितना प्रभावी रहा वोटर्स को लेकर? शैलेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, कम शब्दों में मुझे इसका जवाब चाहिए क्योंकि समय सीमा बहुत कम है हमारे पास। लोगों से मिलने के बाद ये मिल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी बहुत शैलेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत विनम्रता से मैं यही कहना चाहूंगा, राम जी ने लंबे समय तक इंतजार किया, राम जी हमारे देश में आ गए, हमारी उम्मीद अब काशी और मथुरा तक आ गई, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। जी पांडे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इसका प्रभाव देखने को मिला क्या आपको भी? जी निश्चित रूप से, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो राम मंदिर का मुद्दा कहीं न कहीं 100% जो है बिल्कुल बीजेपी को लेकर के सफल रहा है। लोगों की ओपिनियन नहीं आस्था राम मंदिर में निश्चित है लोगों की। पटेल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज पे? जी बिल्कुल मिश्रा जी, जो हमारे मध्य प्रदेश की जनता ने जो कहा है, नारा दिया था कि जिन्होंने राम को नकारा है, हमारी मध्य प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। जी, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय के साथ, फिर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर जैसा कि अभी हमारे दर्शकों ने देखा और आप सबने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी छठे चरण के मतदान के बाद आज पूर्वांचल में अंतिम चरण के मतदान के लिए जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, जिसमें वो अब पूरी तरह इस बात पे सफल होते नजर आए कि पहले चरण से मतदान शुरू होने से लेकर छठे चरण के आने तक और अंतिम चरण के पास पहुंचने तक जो ट्रैक उन्होंने पकड़ा, जो रास्ता उन्होंने पकड़ा, विपक्ष उसी रास्ते पे चल पड़ा। इस बात पे हमारे सभी साथियों ने सहमति जताई है और आसार यही नज़र आ रहे हैं कि अब की बार शायद फिर एक बार मोदी सरकार। अंतर क्या होगा, जीतेंगे कितनी सीटों पर, इस पे चर्चा हम लोग
जून को करेंगे। लेकिन पूर्वांचल जो एक बार बिखरा हुआ नजर आ रहा था, आज प्रधानमंत्री की जनसभा के बाद एक बार फिर से पूर्वांचल सिमट कर बीजेपी के पाले में जाता नजर आ रहा है। चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर लौटेंगे किसी और विषय के लिए। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।